जैसा कि आपने देखा है कि लगातार भारत में जिस कदर घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, अब तो आलम ये हो गया है कि हमारे नज़र के सामने ही घुसपैठी दिख रहे हैं। लेकिन ये भी है कि सरकार अपनी तरफ से लगातार अपना काम कर रही है। तो क्या कुछ है, किस तरीके से सरकार की वर्किंग्स हैं, ये जानने के लिए मैं भी बैठी हूँ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी के साथ। तो आइए इनके साथ हम इन घुसपैठियों पर विस्तृत तौर पर बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप लोग घुसपैठियों के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, और यही नहीं, आप लोगों की उन पर भी नज़र है जो दूसरे देशों से एज अ शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं। किस तरीका का काम हो रहा है? देखिए, घुसपैठियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही नीति रही है कि घुसपैठियों को इस देश से निकालना चाहिए। क्योंकि बड़े पैमाने पर घुसपैठ जो है बांग्लादेशियों ने 1971 के बाद भारत में की, और कई जगह पर उसका जो है डेमोग्राफिक चेंज करने की स्थिति तक घुसपैठ हुई। जैसे बंगाल और बिहार के बहुत सारे इलाके, असम में, नॉर्थ ईस्ट के अन्य कई प्रदेशों में घुसपैठ की समस्या जो है डेमोग्राफिक चेंज के स्तर तक गई। तो भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में हमेशा से इस पक्ष में रही है कि जो घुसपैठिए भारत में घुसे हैं उनको निकालना चाहिए, और घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच में स्पष्ट विभाजन करने की आवश्यकता है। जैसे जो लोग भारत से अखंड भारत का के जो अंग थे, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिनके बारे में पहले से ये तय था कि इनको भारत में, जिनके खिलाफ जो है धार्मिक उत्पीड़न के मामले लगातार वहाँ हुए, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, उनको भारत में शरण देनी चाहिए। तो उस संदर्भ में सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाकर जो है उनको शरण देने के संदर्भ में भारत सरकार ने जो हमारा वादा 1947 में ही था उसको पूरा करने का काम 2019 के बाद हुआ। अब उसके संदर्भ में जो नियमावली बननी थी, नियमावलियां भी शीघ्र आ जाएंगी, ऐसा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषित किया है। साथ ही साथ घुसपैठियों को यहाँ से निकालना चाहिए, और जिस तरह से एनआरसी पर कड़ाई करना प्रारंभ किया और असम में बड़े पैमाने पर ऐसे घुसपैठियों की शिनाख्त भी की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई, उसी तरह देश में जहां भी घुसपैठिए घुसे हैं उनकी शिनाख्त करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। रोहिंग्या के संदर्भ में भी जो आपको ध्यान होगा कि 2011 से 2014 के बीच में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या घुस गए, और जम्मू एवं कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी उनको, जो इस देश की तथाकथित छद्म सेकुलर सरकारें हैं, उन्होंने शरण देने का अपराध किया। उनके संदर्भ में भी भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि उनको भारत से निकाला जाना चाहिए। शुक्ला जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि चुनाव के पहले शायद सीए लागू भी हो जाए। सवाल ये है कि आपने कहा कि जो वैसे लोग जो दूसरे देश से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आए, लेकिन आपने एक और शब्द का आपने प्रयोग किया कि जो हिंदू हैं, ईसाई, बौद्ध, ये भी जोड़ा आपने, लेकिन हिंदू के ऊपर जोर दिया। मेरा सवाल है कि क्या इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा जा रहा है? नहीं, मुसलमानों को जोड़ने का कारण ही नहीं, क्योंकि मुसलमान धार्मिक उत्पीड़न के शिकार ही नहीं है। एक मुस्लिम राष्ट्र में, अफगानिस्तान में मुसलमान कैसे वहाँ धार्मिक उत्पीड़ित है, या पाकिस्तान में मुसलमान कैसे धार्मिक उत्पीड़ित है? कई ऐसे मुसलमान भी भाग भाग के हमारे देश में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी नागरिकता मिल जाए। हमको घुसपैठी और शरणार्थी में तो अंतर करना पड़ेगा। जो घुसपैठ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, और उनको कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जो शरणार्थी हैं, अब जो है कोई घुसपैठिया स्वयं को शरणार्थी घोषित कर ले और शरणार्थी की कवर में वो भारत विरोधी कार्रवाइयां कल करे, तो ऐसे लोगों को अवसर नहीं दिया जा सकता। विदेश मंत्रालय और हमारा गृह मंत्रालय, साथ में साथ राज्य सरकारों की जो गृह मंत्रालय है, उनके साथ मिलकर ऐसे लोगों की शिनाख्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये पहले से ही एक मॉडल है। उसको जो है, चूंकि तथाकथित सेकुलर सरकारों में पहले तो ये स्थिति हुआ करती थी कि जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ हो तो बहुत सारे जो है घुसपैठिए आ जाते थे क्रिकेट मैच देखने के नाम पर, और फिर लौटते ही नहीं थे। तो कुछ लोग अभी भी इस तरह की गतिविधि करने के प्रयास में हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसे लोगों पर तीक्ष्ण नजर रखे हुए, मतलब पीछे से सपोर्ट मिल रहा है।
नहीं, अब सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को उल्टा जो है, अब सरकार की नीति स्पष्ट है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त करना और उनको बाहर करने की कार्रवाई करना। शुक्ला जी, ऐसी भी कोशिशें की जा रही हैं कि भाई ऐसा है कि लीगली घुस जाओ, वहाँ पे तुम्हें पूरा पिकनिक जैसा तुम्हें माहौल मिलेगा, तुम यूट्यूब इस्तेमाल करो, तुम वहाँ फ़ोन इस्तेमाल करो, लोग आएंगे, तुम्हें गिफ्ट्स देंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे देश की भी तो छवि धूमिल हो रही है कि किस तरीके से चल रहा है। ऐसे तो और भी लोग घुसते हाँ, रहेंगे। नहीं देखिए, इस देश को जो है हम घुसपैठियों का स्वर्ग नहीं बना सकते, और ये घुसपैठियों का स्वर्ग बनाने का दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ा है। जैसे बांग्लादेशियों के घुसपैठ का कारण था कि हुजी जो है, एक समय यहाँ 2004 से 2013 के बीच में हुजी ने बहुत सारी आतंकी गतिविधियां की, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से की गई। रोहिंग्या की भी गतिविधियां इस तरह से जो है वो आतंकी गतिविधियों में रोहिंग्या भी सम्मिलित पाए। मामले अगर जो दिखाई दे रहे हैं उन पर भी आप निश्चित समझें कि भारत सरकार की उन पर नजर है, उनकी हर गतिविधि पर नजर है, और उनको इस देश में किसी भी हाल में रहने नहीं दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी से बराबर गुहार लगाई जा रही है कि अब तो सब कुछ बदल गया, अब तो अपना लो। लेकिन हम जो है पहले मैंने जो आपसे कहा कि शरणार्थी के कवर में कोई घुसपैठिया आ जाए, कल कोई आईएसआई का एजेंट आ जाए, कल कोई आतंकवादी आ जाए, तो उसको शरण नहीं दी जा सकती है। आपको कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये देवेगौड़ा की सरकार नहीं है, ये इंद्र कुमार गुजराल की सरकार नहीं है कि लचर नीतियों के कारण आप क्रिकेट मैच देखने आएंगे, आप सिनेमा में काम करने आएंगे और भारत में रहेंगे, भारत की खाएंगे और भारत का ही जो है, भारत के विरुद्ध ही आप गीत गाएंगे। ये नहीं चलेगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी रोए धोए हाथ जोड़े, कुछ भी संभव नहीं है। कोई जासूस कल रोकर घुस जाए, जासूसी करे, तो इस तरह का अवसर नहीं दिया जा सकता। भारत जो है अब लचर विदेश नीति का शिकार नहीं रहने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है स्पष्ट जवाब कि चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, जो अवैध तौर पर अभी गतिविधि चल रही है या अवैध तौर पर जो घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हैं, उनका आगे रहने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, आज मैं रघुपुरा गया था एसडीएम कोर्ट पे। मैंने ये देखिए, मैंने पूरा वहाँ पे लेटर लिखा है एसडीएम साहब को। ये मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये मैंने पूरा लेटर वहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। ये वहाँ पे मैं दे के आया हूँ। तो एसडीएम कोर्ट में मैंने वहाँ गुलाम हैदर के बच्चों से बात करने की याचिका वहाँ पे मैंने लगवाई है। तो ये सोमवार को, मंगलवार को वहाँ पर है ना, ये वहाँ से जवाब आएगा, क्योंकि वो देखो वैसे तो वो बात करवा नहीं पा रही है। तो मैंने ये गुलाम हैदर से वादा भी किया था उनके बच्चों से बात कराई, क्योंकि मैंने है ना ये फ़ोटो वहाँ पे खींची है और लेटर से उनको मैंने रिसीव करवा के ले लिया है। तो वहाँ पर जल्द से जल्द खुशखबरी वाली बात है कि एसडीएम कोर्ट सोमवार या मंगलवार को उनके बच्चों से बात, गुलाम हैदर के बच्चों की जो है बात करवाने की इजाज़त देंगे। और मैं आज उन्होंने जहाँ वहाँ के गांव के लोग हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह है, सबने उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि गांव के लोग हैं, रघुपुरा के लोग हैं, ये गुलाम हैदर के पक्ष में हैं। और आपने एसडीएम कोर्ट में मैंने उनकी याचिका लगाई है, इसलिए याचिका लगाई है कि भाई ये वैसे उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि एपी सिंह ने उसमें टांग अड़ा रखी है, गांव के लोग वहाँ पे टांग। लेकिन एसडीएम कोर्ट में मैंने ये बाकायदा लिख के आपको चैनल के माध्यम से आपको दिखाया है कि इससे एसडीएम साहब हैं हमारे, तो वो वहाँ के, देखो हम दिल्ली में रहते हैं, वो यूपी लगता है, तो यूपी में उन्होंने वो जो 2 दिन का समय, 3 दिन का समय लगता है, वो फिर वो सीमा और एपी सिंह, मैडम ये फंसने वाला है। और ये मैंने कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है, और ये एसडीएम कोर्ट के द्वारा गुलाम हैदर से भी बात करवाई जाएगी और एपी सिंह बाकायदा खुद इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कानून के हिसाब से चलो ना। एपी सिंह को मैडम सब कुछ, देखो वकील को उसको सब कुछ पता है, लेकिन मैडम वो चाहता कि ये लंबा केस खिंचता चला जाए, और इसको नहीं है। देखो मैं सिर्फ एक बाप का पक्ष रख रहा हूँ, मैं भी एक मर्द हूँ, मैंने समझी उसको, मैंने क्या, मेरे भारत के हर मर्द ने, हर देश के हर लोगों ने समझी है, भारत सरकार ने भी समझा है कि एक पिता के बच्चे किसी से जुदा है। एपी सिंह कहता है, क्या कह रहा, देखो कह रहा वो तो भैया मैं उनको आईएएस बना दूंगा, मैं उनको भैया, अरे भैया उसका आधार कार्ड तो बनवा के दिखा दे दूं। लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है, भारत का सवाल है, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा बहुत डेंजरस है और सुरक्षा एजेंसीज को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे साथ कई आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं और हम 30-32 साल से मिलिटेंसी जेल रहे हैं कश्मीर में भी,
और बम ब्लास्ट आपने देखा मुंबई में हुआ, कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। लिहाजा एक ऐसा सुरक्षा एजेंट को सीरियस लेना पड़ेगा, सीमा हैदर को, सचिन को भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए पहले फर्स्ट है नेशन, जब हमारा देश है तो हम लोग हैं। अगर हम देश के प्रति इतना नहीं सोचेंगे तो हमारे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो सीमा हैदर है इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो इलीगली वो हमारे देश में घुस गई है, जैसे आतंकवादी लोग पहाड़ों से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं यहाँ, ये भी बॉर्डर क्रॉस के करके ही आई है ना, कभी दुबई से 4 बच्चे लेकर वहाँ प्रॉपर्टी बेच के आई यहाँ पे। तो क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि सीमा हैदर कोई एजेंट नहीं है? इसलिए इस पर पूरा शक हो सकता है, मेरा टोटली शक है कि सीमा हैदर क्या पता IS की एजेंट हो सकती है, क्या सचिन भी इसमें मुलव्वस हो। इसलिए जांच की बहुत आवश्यकता है और जांच बहुत जरूरी है, देश को बचाना है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह देश को स्ट्रांग प्रधानमंत्री मिला है मोदी जी के रूप में, तो मैं चाहूंगा कि मोदी जी जरूर इस पर सोच विचार करके, गृह मंत्री जी सोच विचार करके और सीमा हैदर को वापस करें, अपने देश में डिपोर्ट करें, फिर उनका कानून, पाकिस्तान का कानून जाने, बच्चों के समय उनको वापस करना चाहिए। हमें क्या सीमा हैदर की जरूरत है? हमने अपने मुल्क को देखना है, भाई पाकिस्तान की पोजीशन को क्या करना है, हमने इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए हमें अपने देश को बचाना है। ऐसे जितने भी ISI के एजेंट है और इस पर सोच करके इनको वापस डिपोर्ट करके अपने देश को बचाना पड़ेगा।